वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इस सेशन में स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष प्रजातंत्र उपकरण, हाउ direct democracies are being practiced, what are the instruments being used to carry out direct democracy there in Switzerland, उसकी चर्चा करेंगे। हम सभी ने स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में यह अध्ययन किया था कि स्विट्जरलैंड के संविधान की एक विलक्षण प्रतिभा है, एक अद्भुत विशेषता है, और वह है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र इस प्रकार से जो है वहाँ क्रियान्वित होता है, उसको देखने की कोशिश करेंगे। पहली चीज़ हम जाने कि प्रजातंत्र के रूप दो हैं। जैसा कि हमने अभी तक इंग्लैंड, अमेरिका, भारत जैसे देशों का के बारे में पढ़ा, यहाँ पर भी प्रजातंत्र है और स्विट्जरलैंड में भी प्रजातंत्र है। दोनों के बीच भिन्नता क्या है? स्विट्जरलैंड के इतर जो दूसरे देश हैं, भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, वहाँ पर अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि प्रणाली प्रजातंत्र की उपस्थित है, जिसमें प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन है वो मूल रूप से जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से जो है शासन प्रणाली कही जा सकती है। हियर पीपुल डू नॉट रूल डायरेक्टली बट दे रूल बाय रिप्रेजेंटेटिव्स। तो यहाँ पर जो है प्रतिनिधियों के माध्यम से ये प्रजातंत्र जो है क्रियान्वित होता है। दूसरे शब्दों में कहें कि प्रजातंत्र के जितने भी माध्यम हैं, प्रजातंत्र में जितने भी निर्णय लिए जाते हैं, जितने भी नियम निर्माण किए जाते हैं, इन सभी के संदर्भ में कार्य करने वाले जो लोग हैं, उसमें भाग लेने वाले जो लोग हैं, वो दरअसल प्रतिनिधि हैं जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और उन चुने गए प्रतिनिधियों का एक निश्चित कार्यकाल होता है। एक तरीके से कहा जा सकता है कि जिन प्रतिनिधियों को हम चुन देते हैं उनको वो सारे अधिकार हस्तांतरित कर देते हैं जो प्रजातंत्र में नागरिकों के पास होने चाहिए। लेकिन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होता। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मतलब है कि जो अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं वो नागरिक स्वयं जो है उसका उपभोग करते हैं, और उन अधिकारों के आधार पर वो अपना शासन चलाते हैं, अपनी कार्यपालिका का गठन करते हैं, न्यायपालिका का गठन करते हैं, उनके लिए नियम बनाते हैं, उनके कार्यों पर दृष्टि रखते हैं, उन कार्यों का मूल्यांकन करते हैं, उनमें जो भी आवश्यक परिवर्तन और सुधार होना चाहिए वो सब करते हैं। सब नागरिकों के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो हम देखें कि किस किस प्रकार से स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र काम करता है। तो पहला और सबसे विशुद्ध प्रजातंत्र, जिसकी कल्पना कभी अरिस्टोटल या रूसो ने भी की थी, कि जनता सीधे, नागरिक सीधे उन अधिकारों का उपभोग करे जो उनको मिले हुए हैं। तो किस प्रकार से स्विट्जरलैंड में है? स्विट्जरलैंड में विशुद्ध प्रजातंत्र, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण जो है उसे हम प्रारंभिक संस्थाएं या टाउन असेंबली या नगरीय विधायिका के रूप में देख सकते हैं। ये क्या है? ये वो संस्थाएं हैं जो जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से नहीं चलती। इनमें जो लोग उपस्थित होते हैं वह जनता के प्रतिनिधि नहीं होते, बल्कि वह नागरिक होते हैं जिनको जो है वहाँ मत के अधिकार दिए गए हैं, सारे अधिकार दिए गए हैं, और ये उपस्थित हो करके जो कार्य प्रतिनिधि प्रजातंत्र में प्रतिनिधि संस्थाएं करती हैं वो कार्य स्वयं करते हैं। जैसे सबसे प्राथमिक कार्य क्या है? विधि निर्माण का कार्य। नागरिक स्वयं इन संस्थाओं में उपस्थित होते हैं। साल में एक बार, साल में 2 बार इसकी बैठक बुलाई जाती है, और इस बैठक में वो स्वयं उपस्थित होते हैं, और सबसे पहला और सबसे प्राथमिक काम है कि अपने लिए विधि का निर्माण करते हैं। नागरिक स्वयं, नागरिकों के द्वारा ही विधि का निर्माण किया जाता है, नियम का निर्माण किया जाता है, किसी प्रकार के संशोधन को कैरी आउट किया जाता है। तो सारे जो कार्य हैं यहाँ पर, जो प्राथमिक स्तर पर, जो मूल रूप से अन्य जगह चाहे केंद्रीय राज्य की विधायिका को दिया जाता है, और उसमें कार्य करने वाले जनप्रतिनिधि होते हैं। यहाँ पर जनप्रतिनिधियों से कोई लेना देना नहीं है। नागरिक स्वयं उपस्थित होकर के अपने लिए विधि का निर्माण करते हैं, नियम का निर्माण करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, उन विधियों के क्रियान्वयन के लिए कार्यपालिका का भी चुनाव करते हैं। कौन लोग कार्यपालिका में होंगे, किनको ये जिम्मेदारी दी जाए, उन व्यक्तियों का चुनाव भी नागरिक इसी
संस्थाओं में उपस्थित होकर के जो है वह इस कार्य को अंजाम देते हैं, ये निर्णय लेते हैं। कार्यपालिका कौन कौन से काम करेगी, कार्यपालिका में कितने सदस्य होंगे, उन सदस्यों का क्या दायित्व होगा, ये सभी चीज़ें तय जो है वो प्रारंभिक संस्थाओं में नागरिकों के द्वारा स्वयं किया जाता है। दूसरा कार्य। तीसरा जो सरकार का कार्य होता है, जो न्याय का कार्य, न्यायपालिका का गठन भी जो है नागरिकों के द्वारा ही इसी संस्था के द्वारा किया जाता है। तो सरकार के संपूर्ण कार्य जो एक देश में जनप्रतिनिधियों के द्वारा किए जाते हैं, जनता के चुने प्रतिनिधि करते हैं, वो विधि निर्माण का कार्य हो या विधि को लागू करने वाली कार्यपालिका हो या विधि की व्याख्या करने वाली न्यायपालिका हो, ये सभी जो है कार्य का निर्वहन नागरिक स्वयं उपस्थित होकर के करते हैं। कार्यपालिका और न्यायपालिका के सदस्यों पर संपूर्ण नियंत्रण भी रखते हैं, चूंकि हर वर्ष इनके किए गए कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है और रिपोर्ट का मूल्यांकन, उस पर चर्चा परिचर्चा और उसमें यदि कोई कमियां हैं तो उसको उजागर करना और जो है कार्यपालिका को निर्देशित करना, यह कार्य भी जो है यहाँ पर प्रारंभिक संस्थाओं के द्वारा या नागरिक या नगरीय विधायिका के द्वारा या टाउन असेंबली के द्वारा किया जाता है, या फिर कई जो है हाफ कैंटन और एक फुल कैंटन में लैंड्सजीमेंट इन संस्था का नाम है, उसको कहते हैं। तो इस प्रकार से स्विट्जरलैंड में जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, जो विशुद्धतम प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के जो रूप हैं, वह यहाँ जो है उपलब्ध दिखाई देते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये संस्थाएं ही जो है प्रजातंत्र का असली रूप है। लेकिन जहाँ जनप्रतिनिधियों को चुना जाता है, जैसे संघीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर, उन जनप्रतिनिधियों को जो है विधि निर्माण का कार्य, संशोधन में सहभागिता या कार्यपालिका और न्यायपालिका इसके गठन के अधिकार दिए गए हैं। उनमें जो है स्विट्जरलैंड में किस प्रकार से जन सहभागिता को या जनता की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है, उसके लिए भी दो महत्वपूर्ण जो है उपकरण दिखाई देते हैं। पहली चीज तो है, हम कहते हैं इनिशिएटिव या आरंभक, या इसको पहल कहते हैं। इसका मतलब क्या है? आरंभक दरअसल वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नागरिक निश्चित संख्या में सरकार के समक्ष संविधान में कोई संशोधन हो या कोई कानून का निर्माण हो या कोई विधि निर्माण की आवश्यकता हो। यदि नागरिकों को लगता है कि संविधान में कोई संशोधन होना चाहिए जिसकी ओर जो है सरकार पहल नहीं कर रही है, या कोई विशिष्ट कानून बनना चाहिए जिसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं है, तो वैसे प्रस्ताव जो है वो रखने का, सरकार के समक्ष रखने का जो माध्यम है उसे ही आरंभक कहते हैं, उसे ही पहल कहते हैं। यहाँ पर अन्य जो इस दृष्टिकोण से समझे कि जहाँ जनप्रतिनिधि व्यवस्था है, जहाँ प्रतिनिधि प्रजातंत्र है, जो हमने पढ़ा है अन्य देशों में, वहाँ पर एक बार आपने प्रतिनिधियों को चुन दिया तो सारे अधिकार प्रतिनिधियों को हस्तांतरित हो जाते हैं। यदि आप उस कार्यकाल में, जिस कार्यकाल के लिए उसे चुना गया, उस कार्यकाल में यदि किसी भी देश में यदि ये महसूस करते हैं कि सरकार को कुछ कार्य करना चाहिए, तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है जो सरकार पर या अपने प्रतिनिधियों पर दबाव डाल करके उस कार्य को करवाने का प्रयास करें। लेकिन यहाँ पर स्विट्जरलैंड में एक यूनिक, अद्भुत जो है माध्यम अपनाया गया है कि चुनने के बाद भी यदि नागरिकों को ये लगता है तो वो 1 लाख नागरिक का हस्ताक्षर सहित जो है वह किसी भी कानून या संविधान में किसी भी संशोधन का प्रस्ताव रख सकते हैं। ये दोनों ही प्रकार की, या तो सामान्य विधि निर्माण हो या संशोधन हो। संशोधन के दो रूप जो हैं वह नागरिक जो है प्रस्ताव कर सकते हैं, एक है फॉर्मुलेटेड और एक अनफॉर्मुलेटेड। एक तो ये जो है विस्तृत रूप से रेखांकित करके कि अमुक प्रावधान में अमुक बदलाव किए जाएंगे, उसकी पूरी रूपरेखा तय करके सरकार को प्रस्तावित करे, सरकार जो है उस पर निर्णय ले, उसके बाद जनमत संग्रह हो। या फिर एक अनफॉर्मुलेटेड, एक जो है रफ तरीके से कि फला जो है प्रावधान में संशोधन की आवश्यकता है, वैसा प्रस्ताव रख के उसको अनफॉर्मुलेटेड कहते हैं। तो इस तरह से दो प्रकार से जो है संशोधन के संदर्भ में स्विट्जरलैंड में नागरिक निश्चित संख्या में अपने हस्ताक्षर के द्वारा यह प्रस्ताव रख सकते हैं।
और विधि निर्माण के संदर्भ में केंद्र में, संघ में तो ये व्यवस्था नहीं है, परंतु हर राज्यों में लगभग ये व्यवस्था है कि नागरिक जब चाहे किसी भी प्रकार के नियम या कानून के निर्माण का प्रस्ताव जो है अपने हस्ताक्षर, निश्चित संख्या में नागरिकों के हस्ताक्षर सहित वो प्रस्ताव रख सकते हैं। और इन प्रस्तावों का महत्व इस बात में है कि जब ये प्रस्ताव रखे जाते हैं तो सरकार की ये बाध्यता है कि उस सरकार उन प्रस्तावों को स्वीकार करे, और यदि वो सहमत है या असहमत दोनों ही परिस्थिति में वह उस प्रस्ताव को जनता के समक्ष स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए रखे, जिसको हम जनमत संग्रह कहते हैं। तो इसलिए आरंभक एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है जिसके माध्यम से नागरिक या जनता अपने सभी अधिकारों को हस्तांतरित नहीं करती जनप्रतिनिधियों को। इसलिए जनप्रतिनिधियों पर एक प्रभावी नियंत्रण रहता है। यदि जनप्रतिनिधि नागरिकों की आकांक्षाओं, आवश्यकताओं के अनुसार यदि कार्य नहीं कर रही है तो नागरिक स्वयं आगे आकर के अपने उन जो है आकांक्षाओं को या आवश्यकताओं के अनुरूप जो है विधि निर्माण का प्रस्ताव रख सकते हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण या जो बहुत ही प्रभावी ढंग से और बहुत ही सघनता से इसे लागू किया जाता है वह है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह दरअसल वो प्रक्रिया है जिसमें सरकार के द्वारा कोई भी संशोधन किया गया हो, चाहे वो आंशिक हो चाहे वह व्यापक हो, किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रस्ताव संघ के द्वारा रखा गया है, संघ के किसी सदन के द्वारा रखा गया है, तो पहले संघ के दोनों सदनों में पारित होने के बाद उसे जो है जनमत संग्रह के लिए रखा जाता है। या फिर यदि कोई जनता के माध्यम से प्रस्ताव आया है संशोधन के संदर्भ में, तो उस संशोधन पर जो है कार्यवाही की जाती है। यदि संघ की जो विधायिका उससे सहमत है, दोनों सदनों से सहमत है, उसे पारित करके जो है उस प्रस्ताव को जनमत संग्रह के लिए रखा जाता है। या ये हो सकता है कि संघ की विधायिका उससे सहमत नहीं है तो जो असहमति और प्रस्ताव दोनों को जनता के समक्ष जनमत संग्रह के लिए रखती है। जनमत संग्रह का माध्यम क्या है? जनमत संग्रह का अभिप्राय है कि वो उस प्रस्ताव पर नागरिकों से केवल इतना जानने का प्रयास करती है कि वह उससे सहमत है या असहमत है, उसे स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है। इसको गेज करने के लिए, इसको मापने के लिए कि उसके पक्ष में लोग हैं या विपक्ष में लोग हैं, पूरे जनसंख्या का बहुमत चाहिए। साथ ही साथ राज्यों के जो है जो संख्या है उसका भी बहुमत चाहिए। यदि दोनों ही बहुमत ये प्राप्त हो जाते हैं तो यहाँ पर संविधान में संशोधन क्रियान्वित हो जाते हैं, और यही वो जनमत संग्रह है। तो ये तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के टूल्स हैं। तो इस प्रकार से आप देखें कि स्विट्जरलैंड में हर तरह से नागरिकों के द्वारा प्रतिनिधियों को चुन लेने के बाद भी सारे अधिकार जो है प्रतिनिधि संस्थाओं को हस्तांतरित नहीं किए गए हैं, परंतु जो है अधिकार नागरिकों के पास हैं। खास करके संविधान के संदर्भ में कोई भी बदलाव जनता की सहमति के बिना संभव नहीं है। नंबर 2, यदि जनता कोई कार्य नहीं कर रही है, कर्मण्यता दिखाती है, इनएक्शन का शिकार है या जनमानस के विपरीत जाने का प्रयास करती है, तो जनता के पास इनिशिएटिव या आरंभक के रूप में एक शक्तिशाली यंत्र है जिससे वह उस पर रोक लगा सकती है। और जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है वो तो वास्तव में एक विलक्षण संस्था है, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन इस व्यवस्था की कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं। आलोचकों का ये मानना है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में सबसे बड़ी बाधा यह है कि जो विधायिका है मूल रूप से उसमें एक्सपीरियंस्ड अनुभवी लोग होते हैं, उत्तरदायी लोग होते हैं, देश के काफ़ी पढ़े लिखे लोग होते हैं, और वो सोच समझ करके चर्चा परिचर्चा करके उसके सभी पहलुओं को जो है जांच पड़ताल करके किसी विधि का निर्माण करते हैं। लेकिन जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के मामले में क्या होता है कि वह जो है विधायिका जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है ज़्यादा प्रखर ढंग से उसका निर्वहन नहीं कर पाती, क्योंकि उसे वो सम्मान नहीं मिलता, वो प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती। इसलिए वो उत्तरदायित्व जो है वो अपना पूरी तरह से अपना को उत्तरदायी भी महसूस नहीं करती, क्योंकि सब कुछ जनता के नियंत्रण में होता है। इसलिए यहाँ पर विधायिका का थोड़ा सा सम्मान कम दिखाई देता है। दूसरी बात यह है कि कहा जाता है आलोचकों के द्वारा कि
आज के दिनों में जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, समस्याएं जटिल होती जा रही है, सामान्य नागरिकों के पास जो है तकनीकी जानकारी नहीं होती, इसलिए नागरिकों के के निर्णय पर भरोसा करना, समस्याओं का समाधान उचित तरीके से होगा, इस पर भरोसा करना जो है वो पूरी तरह से उचित नहीं है। क्योंकि जटिल समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निराकरण के लिए विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है, और विशिष्ट ज्ञान जनता के पास नहीं है। इसीलिए जो है नागरिकों के सामान्य सूझबूझ के आधार पर जो निर्णय लिए जाते हैं उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तीसरी बात आलोचकों के द्वारा की गई कि जनता जो है, जनमानस जो है, मूल रूप से रूढ़िवाद का समर्थन करती है। वो व्यापक बदलाव में यह विश्वास नहीं करती, या किसी क्रांतिकारी सुधार में विश्वास नहीं करती, और इस प्रकार से यदि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है तो वहाँ पर कोई व्यापक परिवर्तन जो समय के अनुकूल है, या समय से आगे बढ़ करके कोई परिवर्तन समाज करना चाहता है, वह तो इस प्रकार के परिवर्तन की संभावना नगण्य हो जाती है। एक और आलोचना की जाती है कि हर बातों पर नागरिकों से सहमति या असहमति प्राप्त करना, पूरे देश में इस प्रकार के आयोजन करना, लोगों तक पहुंचना जो है एक अत्यंत खर्चीली व्यवस्था है। हर एक निर्णय जो सरकार राष्ट्र के संदर्भ में लेती है, उस राष्ट्र के सभी नागरिकों से उसकी सहमति लेकर के करना, ये एक जो है काफ़ी खर्चीली व्यवस्था है, जो सब जगह संभव नहीं है। एक और आलोचना की जाती है कि इस तरह के प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के जो वाले देश हैं उसमें वो दरअसल सभी देशों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत पढ़े लिखे जनमत की आवश्यकता होती है, बड़े पढ़े लिखे नागरिकों की आवश्यकता होती है, एक जो है विशिष्ट स्तर के शिक्षा की आवश्यकता है, और वो प्राय हर जगह नहीं है, इसलिए वो सभी देशों के लिए उचित नहीं है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि स्विट्ज़रलैंड वो जगह है जहाँ वास्तव में प्रजातंत्र को उसी स्पिरिट में अपनाने का प्रयास किया गया है जिस स्पिरिट में उसे जो है समझना चाहता है, जिस समझने के प्रयास किया जाता है। तो जो या वो जो आदर्श रूप है जिसकी अभिव्यक्ति जो है रूसो या अब्राहम लिंकन ने की थी। तो इस तरह से यह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के तरीके हैं स्विट्ज़रलैंड में। आज इतना ही।